हेलो एवरीवन, माय नेम इज देव एंड वेलकम टू बी लर्न परफॉर्म। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस सेशन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस के प्रीवियस पेपर हम फोकस कर रहे हैं और उसमें भी जो है ज्योग्राफी के प्रश्न हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने 2012, 2013 के प्रश्न कर चुके हैं और अब इस सेशन में हम 2014 के प्रश्नों को देखेंगे। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों के प्रश्न इसमें है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज के सेशन। तो हमारा इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए इसमें दो सूचियां दी हुई हैं दोनों तरफ, एक तरफ जनजाति हैं और एक तरफ क्षेत्र है। मैंने कई बार बताया भी है कि कई बार जो है इस तरह के प्रश्न जो है इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये करंट में रहते हैं टॉपिक, है ना, तो इसलिए आए होंगे। और वैसे भी अभी 2 साल के अंदर में आपने देखा होगा, न्यूज पढ़ा होगा, आपने पढ़ाई की होगी तो ये जो सेंटिन ने सॉरी एक बार रुक जाइएगा, सेंटिनेलीज जो जनजाति है, एक सेंटिनल क्षेत्र एरिया आइलैंड है। कहाँ पे है? तो ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में है। तो ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि कोई फॉरेनर वहां पे ट्रिप के लिए चला गया था। एक तरह का ये वैसा क्षेत्र है जहाँ पे मानव गतिविधियां को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये अभी न्यूज में रहा इसलिए क्योंकि वहाँ ये जो फॉरेनर गया था वहाँ पे टूर के रूप में, टूरिस्ट के रूप में घूमने देखने के लिए इन्वायरमेंट को, तो वहाँ के जो जनजाति थी, यही जनजाति थी, सेंटिनेलीज जनजाति जो थी, उन्होंने इसका मतलब इसको मार दिया था। तो इसलिए करंट में आ गया था ये क्षेत्र। तो हो सकता है कि दोबारा से इसको पूछा जाए, है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की जनजातियां जो हैं, जैसे कि बहुत सारी जनजातियां हैं देश के अंदर, लगभग जैसे कि उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम आप दे रहे हो तो लगभग ऐसा कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश कुछ जनजातियां उसको ध्यान में रखें। और इसके अलावा अगर भारत के अंदर, भारत में जो जनजातियां न्यूज में रही हैं, है ना, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। लेकिन सभी राज्यों की जनजातियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां देश के अंदर, उसमें कहाँ याद रखेंगे, तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो हो सकता है कि दोबारा पूछा जाए तब इसको ध्यान रखेंगे। ये जो है ये तो अब जानते हैं सेंटिनेलीज जो जनजाति है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का रही है। ये सब जनजातियां जो रही हैं, बीरहोर, भूटिया और टोडा, ये सब उस समय करंट में रही थी, तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एक बार आप देख लें कि जो बरहोर जनजाति है ये झारखंड की जनजाति है, भूटिया जनजाति वो सिक्किम में पाए मिलते हैं, टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु, और ये तो मैंने बता ही दिया सेंटिनेलीज जो जनजाति है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें पाई जाती है ना। तो इसको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान रखें, याद कर लें, पूछा जा सकता है ये प्रश्न दोबारा से। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए 2 कथन दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश जो है ये उस समय 2014 का है, फिर भी लेकिन उस समय इस तरह के प्रश्न 1 या 2 या 3 आते थे, मैक्सिमम ज्यादा नहीं आते थे। लेकिन अब देखिए ये एक तरह का यूपीएससी के जो पैटर्न है, इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो इसका ही पैटर्न पे जो अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पैटर्न को बनाया जा रहा है, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन को इस तरह के बनाया जा रहे हैं, है ना। तो लगभग क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, जैसे पहले फैक्ट ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन आप देखिएगा 2012 का प्रश्न लगाएं, 2013 का, 2014 का लगाएंगे, फिर 15, 16 सब आएगा। तो आपको एक चीज इसमें दिखेगा कि धीरे धीरे जो है फैक्ट थोड़ा कम होते गया। फैक्ट तो है रहेगा ही हमेशा, लेकिन उसकी संख्या थोड़ा कम होते गया, प्रश्नों में कॉन्सेप्ट बढ़ते गया, है ना। तो आप भी उस तरह का जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं आजकल, उसको पेपर को समझना जरूरी है, उस हिसाब से ही तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर पढ़ते रहिए, ज्ञानी ही बन के रह जाएंगे। हमें सिलेक्ट होना है, नहीं ज्ञानी ज्यादा ज्ञानी होना, तो पेपर के अनुरूप हमें पढ़ाई करनी है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न जो है इनकी संख्या बढ़ रही है, तो आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि फैक्ट को रट के निकल जाए, है ना। तो कॉन्सेप्ट देखिए, पहला स्टेटमेंट है, ये भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ध्यान देंगे। हमेशा इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। दूसरा स्टेटमेंट है, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। देखिए एक चीज आपको बता दूं कि भारत के पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा क्या होता है? कौन सी नदी डेल्टा बनाती है ना। तो आपने पढ़ा होगा, देखिए उत्तर भारत की नदियां हैं, उस लगभग सारी नदियां डेल्टा बनाती है। क्यों? क्योंकि वो
हिमालयी नदियां हैं, जैसे कि हिमालय से निकल के नदियां आती हैं, है ना, और जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, है ना, इंडस भी हो गए। तो ये सब नदी जाती हैं तो ये डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा कैसे बनाती हैं? तो जो नदियां आप यहाँ पे देखें, हम डेल्टा के बारे में बताते हैं आपको। नदियां जो है, जो नदियां मान लीजिए यहाँ से नदी निकलती है माउंटेन से, और ऐसे, है ना, ये तो इस तरह से धीरे धीरे ये नदी जो एक तरफ जो प्रवाहित हो रही है ना, तो धीरे धीरे इसके वाटर की जो गति है, प्रवाह जो उसका जल है, जल के प्रवाह होने की जो गति है वो स्लो हो जाती है धीरे धीरे, है ना। क्यों? पहले तो तेज होती है, यौन अवस्था कहा जाता है ना, इससे यंग टाइम में रहता है नदी, तो इस यंग एज में रहती है, जो भी रिवर्स है यंग एज में रहती है इसमें। सारी नदी यहाँ पे यंग एज में होती है। यंग एज का मतलब कि सबसे तेज होती है। क्यों? क्योंकि तुरंत ही ये माउंटेन वगैरह से, जैसे हिमालय वगैरह से नदियाँ निकलती हैं, तो मान लीजिए वाटर किसी भी ज़्यादा हाइट से नीचे की तरफ आप मूव करिएगा तो काफ़ी उसमें स्पीड आ जाती है ना, गति तेज हो जाती है। तो इस तरह से ये तेज रहती है, यहाँ पे पानी का प्रवाह जो होता है काफ़ी तेज होता है। और धीरे धीरे जब ये प्लेन, जैसे उत्तर भारत का जो मैदान है ना, उत्तर भारत जो मैदान है धीरे धीरे क्या है, वो प्लेन है, एक तरह का प्लेन है, नॉर्थ प्लेन कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया प्लेन है, तो ये समतल है। तो यहाँ धीरे धीरे वाटर जो है स्लो हो जाती है। तो क्या करती है, अपने साथ जो भी अवसाद लेके आई होती है ना, ये नदी अपने साथ जो अवसाद लेके आई होती है, उन अवसादों को ये धीरे धीरे यहाँ पे स्टोर करने लगती है। और समुद्र मिलने से पहले, ओशियन कहें या सी कहें, इसे मिलने से पहले ये क्या करती हैं, यहाँ पे उसको इकट्ठा कर देती है। यहाँ कर दिया इकट्ठा, यहाँ कर दिया इकट्ठा, यहाँ कर दिया इकट्ठा, ऐसे कर दिया, है ना। तो इसको ही डेल्टा कहा जाता है। एक तरह का ये अवसाद ही का पार्ट होता है, इसको डेल्टा फिर वाटर में जाकर मिल जाती है। तो समुद्र के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे ये डेल्टा सब जमे रहते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे काफी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसको डेल्टा कहा जाता है। तो अब प्रश्न की तरफ फिर दोबारा आते हैं कि देखिए अब क्या करिए, डेल्टा आप समझ गए क्या होता है डेल्टा। तो भारत की पश्चिमी घाट की नदियां, अच्छा, तो पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये कह रहा है। पश्चिम की तरफ कुछ नदियां हैं, अगर पश्चिम घाट है ना, तो पश्चिम घाट की जो नदियां हैं, वो नदियां, कुछ नदियां तो अंडमान अंडमान और निकोबार में आकर गिरती हैं, है ना, ओके। कुछ नदियां जो है अरबियन सी में गिरती हैं। तो अगर पश्चिमी घाट की नदियां होंगी और तुरंत अगर वो वहां से पश्चिम की तरफ भी प्रवाहित होकर गिर जाए वाटर, उसका पानी अपना वो अरबियन सी में गिरती हैं, तो फिर वहां तो ये तुरंत पानी, मान लीजिए ये आपका हो गया भारत का, नीचे लिख लीजिए, है ना, ये पश्चिमी घाट है ना, यहाँ एक मिनट देखिए, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई नदी निकल रहा है ना, या यहाँ पे पश्चिमी घाट की पश्चिमी घाट कहते हैं, है ना। तो यहाँ से जो नदी अगर ये इस तरफ जाए, प्रवाहित हो रही हो, और जाके अंडमान यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरे, बे ऑफ बंगाल, है ना, अगर यहाँ पे गिरती है तो देखिए यहाँ से मान लीजिए काफी डिस्टेंस है, तो नदी जो है धीरे धीरे स्लो होकर जाएगी, तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे डेल्टा बनाएगी। तो इस हिसाब से तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों? कह रहा है कि पश्चिम की नदियां जो हैं, पश्चिमी घाट की नदियां, वो डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन वो तो डेल्टा बना रही है ना। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नहीं बनाती है, तो गलत हो गया इस हिसाब से, अगर वो पूरब की तरफ बहे तो। लेकिन अगर यही पश्चिम की नदियां जो है, पश्चिमी घाट की नदियां, अगर ये यहां से निकलती और ये पूरब इधर की तरफ प्रवाहित हो जाके अरबियन सी में यहाँ पे अगर अपना यहाँ आके मिलती है नदी, तो फिर ये जो है डेल्टा नहीं बनाएगी, क्योंकि ये नजदीक है यार, तुरंत आके यहाँ पे गिरेगी तो एस्चुरी बनाएगी, निर्माण एस्चुरी का निर्माण होगा, है ना। तो इस हिसाब से तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो इसलिए उस समय थोड़ा जो है ये स्टेटमेंट एक तरफ से सही भी है, एक तरफ से गलत भी है। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि कौन सा आंसर सही लगाते हैं। दूसरा है ना, दोनों में है ये, एस भी और नो में है,
स्टेटमेंट सही भी है और गलत भी है, अलग अलग कंडीशन में, क्योंकि उसमें कंडीशन तो दिया नहीं है ना। अगर कंडीशन दिया रहता कि भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो या तो पूरब की तरफ जाती हैं, बहती हैं, या पश्चिम की तरफ, पश्चिमी प्रभावित नदियां, तो हम फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा अधूरा है और इसलिए इसका थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे कि कंफ्यूजन भी मतलब या तो हाँ या हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है सेंटेंस में। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती हैं। हाँ होती हैं। देखिए हो भी सकता है, जो अब इधर जो आपको ही बताया गया है कि ये जो यहाँ जो नदी है, अगर यहाँ से बन के ये निकलती है नदी, अगर इधर आती है तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे पहाड़, कठोर पहाड़ तो हैं ही, छोटे मोटे माउंटेन तो हैं ही साउथ में, है ना। विंध्याचल आपको दिखेगा, सतपुरा की पहाड़ी दिखेगी, है ना। तो ये सब पहाड़ियों से होकर निकलती है। तो ये दूसरा सेंटेंस भी सही है और दूसरा सेंटेंस सही है। तो अब ये कह रहा है कि आपको इसमें दो चीज होना होता है इस प्रश्न में। एक तो ये है कि ये दोनों सेंटेंस सही है कि नहीं है, एक तो ये आपको चेक करना होता है इस तरह के प्रश्न में। और दूसरा ये हमें इस तरह क्वेश्चंस में ये हमको चेक करना होता है कि इसका एक्सप्लेनेशन ये मतलब व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना। ये दूसरा जो स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट का मतलब एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो भी देखते हैं। तो कह रहे हैं कि भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती हैं, है ना। तो इस हिसाब से तो सही भी है। तो आप इसका आंसर ये लगा सकते हैं, है ना। अगर, है ना, निर्माण नहीं करते, अगर वो नदी जो है वो पश्चिम से निकलती है और पश्चिम ही जाके पश्चिम की तरफ ही बहती है, तो ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी इसमें चीजें हैं, आप देख लेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है, मैंने आपको बताया। ये पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रभावित होती है तथा छोटे मार्ग का अनुसरण करती है। जैसे कि मैंने बताया आपको, वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। प्रथम दृष्टिकोण के आधार पर कथन एवं तो देखिए, अब ये बताया था ना, एक दृष्टिकोण देखेगा तो सही है, एक दृष्टिकोण देखेगा तो गलत है, तो उसमें आप स्टेटमेंट थोड़ा अधूरा है। अब चलते हैं, आपको देखिए, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। देखिए बात ये है कि भारत जो है, यहाँ पे एक मैप आप देखने, पहले मैप से आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मैप आप देखें, हमारा प्यारा देश भारत है, एक तरफ देखिए पाकिस्तान। अगर ये हमारा ऊपर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे LOC है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये LOC है, ये LAC है, ये सब बताऊंगा क्या होता है ये। तो अफगानिस्तान से भी हमारा देश अफगानिस्तान से भी सीमा साझा करता है। जैसे कि ये यहाँ पे जो है POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, हमारा क्षेत्र है लेकिन पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। तो इसलिए हम अभी भी कहते हैं कि अफगानिस्तान से हमारा सीधा बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन वर्तमान अभी हम शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का हुकूमत है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, कश्मीर का क्षेत्र है लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और इसलिए अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है भारत, पाकिस्तान से करता है। अच्छा ठीक है, ये यहाँ तो नेपाल है, देखिए ये चाइना ये तिब्बत का क्षेत्र है, यहाँ चाइना से साझा करते हैं हम। बांग्लादेश तो हमारा पड़ोसी मुल्क है ही, भूटान हमारा पड़ोसी मुल्क है, म्यांमार से भी हम सीमा साझा करते हैं। हाँ, श्रीलंका से हम एक तरह का लैंड से हमारा सीमा साझा नहीं होता है, क्योंकि वाटर का बाउंड्री है, जैसे कि यहाँ पे है ना, ये वाला क्षेत्र पे। तो इन जितने भी हमारा पड़ोसी मुल्क हैं, इनके बीच से कुछ ये बाउंड्री बनाए गए हैं ना, ऐसे बाउंड्री है, यहाँ बना हुआ है, कुछ पॉइंट बनाया गया हुआ है, कुछ नियम है इसके, कुछ रूल्स हैं कि आपकी सेना इधर नहीं आएगी, हमारी सेना इधर इसको पार नहीं करेगी, अगर इसको आप मतलब इसको आप नहीं, इस नियम को आप वायलेट नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे LOC, तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, है ना। LOC क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना, ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये किस तरफ है, तो पाकिस्तान की तरफ, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ये लाइन है, ऐसे समझ लीजिए। LAC है,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये किसकी तरफ है? देखिए भूटान है, मतलब चाइना से ये बना हुआ हमारा, ये चाइना से, कुछ क्षेत्र तो चाइना के अंदर भी तो आता है हमारा, इधर भी और उधर भी। तो एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। तो इस तरह से अलग अलग लाइन बना हुआ, मतलब लाइन, एक बाउंड्री को लाइन दिया, नाम दिया गया है लाइन। तो बस ऐसे LOC LAC। अब आते हैं प्रश्न की तरफ, देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हमारा प्रश्न है कि रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो इसको आप पूरी तरह से याद कर ले, कौन सी किसको निर्धारित करती है। मैकमोहन लाइन है, चाइना के साथ शेयर है ना, मैकमोहन लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है ये पाकिस्तान के साथ शेयर करता है बॉर्डर, मतलब पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन है एक तरफ, तो रेड क्लिफ लाइन है ना। रेड क्लिफ है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये दोनों उसके साथ बनता है। मैकमोहन लाइन जो है चाइना के साथ बनता है, चाइना के साथ एक और बनता है, कौन अभी बताया, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना के साथ बनता है मैकमोहन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दो हो गए। और देखिए पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन, ओके, और एक बनता है लाइन ऑफ कंट्रोल जो भी बताया, लाइन LOC, पाकिस्तान के साथ दो हो गई ये। और अफगानिस्तान के साथ देखिए जिसको कहते हैं डूरैंड लाइन कहते हैं, है ना, डूरैंड लाइन। ये डूरैंड लाइन यहाँ पे है, आप डायग्राम में देखिए, देखिए यहाँ पे है डूरैंड लाइन। ये POK जो है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो यहाँ पे है डूरैंड लाइन। तो प्रश्न में क्या था, रेड क्लिफ था, है ना। तो देखिए किसके साथ, पाकिस्तान के साथ बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और भारत। इधर है भारत में पाकिस्तान, आंसर C हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप इसको एक बार जितना यहाँ पर पूरा जो इंपॉर्टेंट जो सीमाई रेखाएं हैं उसको दे दिया गया है, तो इसको आप याद कर लें, एक बार रट लें, यहीं से पूछेगा और कहाँ से आएगा, क्योंकि यही इतना ही तो हमारे, है ना, इतना ही पड़ोसी है, तो इनके साथ हमारा सीमा बनता है। बाकी और श्रीलंका के साथ तो बनता नहीं है। तो चलिए इसको, बाकी नेपाल के बाद, अगर नेपाल के बारे में सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं, तो उसके बजाय एक काली नदी है, जो काली नदी जो है इस यही बॉर्डर एक बना देती है भारत और नेपाल के बीच में। अभी विवाद भी चल रहा था, कभी करंट की पॉइंट टॉपिक है ये, और मैं इसको करंट में पढ़ाऊंगा भी। काली नदी जो है ना, इसमें विवाद चलता है भारत और पाकिस्तान के बीच, नेपाल के बीच, सॉरी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बता दिया। नेक्स्ट है गन्ना उत्पादन 2013 में। देखिए उस समय 2013 के हिसाब से ये प्रश्न पूछा गया था, तो 2013 के लेकर हम नहीं चलेंगे, अभी वर्तमान में जो डेटा हमारे पास है उसको याद करके चलेंगे कि आपको फायदा भी हो। बस यहाँ प्रश्न बताने को, सोल्व करने का मतलब यही है बस, कि आप देखें कि प्रश्न किस तरह के आते हैं, हमें कैसे सोल्व करना है। ओके, तो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको, जो नए डेटा है वो भी आ भी जाएगा। और कई बार देखते हैं कि प्रीवियस पेपर से प्रश्न पूछे जाते हैं, बस डेटा चेंज हो जाएगा, है ना। तो 2013 में ये डेटा था, 2014 में प्रश्न पूछा गया था। तो गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम कह रहा है, अवरोही क्रम और आरोही क्रम पर हमेशा ध्यान दिया करें। अवरोही कह रहा है मतलब सबसे ज्यादा अभी कहाँ पे होता है ना, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ हम मूव करते हैं, तो ये क्या होता है, अवरोही होता है, तो इसको ध्यान देना है। तो देखिए जब भी अब गन्ना के लिए जब बात की जाती है गन्ना उत्पादन के लिए, तो इसमें आप देखेंगे कि दो चीज चलती है। पहले एक बार क्या हुआ, सबसे पहले उत्तर प्रदेश था, पहले महाराष्ट्र था, फिर पीछे हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर ऐसे करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा आंकड़ा नहीं है, बीच में बस थोड़ा बहुत का मतलब डिफरेंस रहता है। तो कभी अग्रणी उत्तर प्रदेश हो जाता है, तो कभी अग्रणी महाराष्ट्र हो जाता है। अभी मैं 2022 में और नवंबर है ये, तो इस समय मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस समय का डेटा दे दूंगा। लेकिन हो सकता है कि 6 महीना बाद फिर डेटा आए, या साल भर बाद जो भी डेटा आएगा, तो उसमें हो सकता है कि डेटा चेंज हो। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी है कि या तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहेगा या महाराष्ट्र नंबर 1 पर रहेगा, यही इतना ही हो सकता है, ज्यादा चेंजिंग नहीं आएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो कई बार चीजें, अब देखिए अभी उत्तर प्रदेश में जहाँ बढ़ गया, सीधे दोगुना, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुका है, 179.71 मिलियन टन का गन्ने का उत्पादन हुआ है। और महाराष्ट्र में नहीं, आपको डेटा को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो, और बस कौन अग्रणी राज्य हैं,
किस नंबर पे कौन है, पहले प्रथम कौन, सेकंड कौन, थर्ड फोर्थ, बस इतना ध्यान रखें, इसका ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। तो उत्तर प्रदेश 1 पे है, महाराष्ट्र 2 पे है, कर्नाटक 3, तमिलनाडु 4 पे है ना। तो हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। देखिए इसमें दिया होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, उत्तर, देखिए इसमें जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, हरियाणा इसमें जोड़ा हुआ। देखिए जो एग्जाम्पल दिया हुआ अब उस हिसाब से तो हरियाणा दिया हुआ था, ठीक है, एग्जाम हरियाणा को लास्ट में डाल दीजिए, ओके ठीक है। और कर्नाटक दिया हुआ, देखिए कुछ ऐसे होता है कि कर्नाटक 3 पे है, बस इतना ध्यान देना है आपको, बाकी तमिलनाडु नहीं है तो कोई बात नहीं, तमिलनाडु ऑप्शन में है ही नहीं तो हम क्यों तमिलनाडु को लेकर चले, इन्होंने हरियाणा को ऐड किया हुआ तो ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 1 पे है, ओके, महाराष्ट्र 2 पे है, कर्नाटक 3 पे, बाकी जो भी ऐड कर ले लोग। तो आंसर हमारा बी हो गया। इसके अलावा भारत की क्या स्थिति है विश्व में, गाना उत्पादन में क्या योगदान है भारत का। तो देखो ब्राजील जो है नंबर 1 पे आता है गाना उत्पादन में, सबसे ज्यादा विश्व में अगर कोई गाना उत्पादन करता है तो कौन करता है, ब्राजील करता है। और द्वितीय स्थान है भारत का, है ना। विश्व में भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है गाना उत्पादन में। देखिए ध्यान रखिए, विश्व में भारत 2 नंबर पे है ना, और भारत में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे और महाराष्ट्र 2 नंबर पे, ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र 2 नंबर पे देश के अंदर, और देश हमारा जो है विश्व में 2 नंबर पे, और विश्व में नंबर 1 पे ब्राजील आता है, और देश के अंदर नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश। बाकी जो ट्रिक और बनाना है आप खुद बनाइए, योगी साहब जा रहे हैं ब्राजील घूमे। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। देखिए अपवाह तंत्र क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई नदी है, यहाँ पे उत्तर भारत की नदियां हैं, साउथ की नदियां हैं, तो अलग अलग जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके आधार पर नदियां अपने रूप बनाती हैं। अपवाह तंत्र उसी कहा है। मान लीजिए ये नदी ऐसे बह रही है ऐसे करके, है ना, तो इसका ही अपवाह तंत्र एक तरीका है। एक ये नदी है ना, ये ऐसे वृक्षनुमा बना रही है, ऐसे करके बह रही है, यहाँ गई रुक गई, फिर यहाँ से कर गई इधर बह गई, फिर यहाँ से को इसका अलग बन गया, ये अलग, तो ये एक वृक्षनुमा बन रहा है ना। वृक्षनुमा ऐसा ही तो होता है, वृक्ष कैसा होता है, ये वृक्ष, ये इसका मेन पार्ट है वृक्ष का नीचे का, और ये ऐसे ऐसे इसके डालियां आगे बढ़ जाती हैं अलग अलग, है ना, ऐसे जब बनती है, तो ये इसलिए इसे नाम वृक्षनुमा कर दिया गया, है ना। तो कह रहा है प्रश्न में कि दक्षिण भारत की नदियां, साउथ की बात कर रहा है कि प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। देखिए कौन सी अपवाह तंत्र ज्यादा रखेंगी, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, जब आप उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे जो है हिमालय से नदी निकलती है, और दूसरा क्या है कि बीच में प्लेन है, मतलब बीच में जो है एक तरह से समतल भूमि है ज्यादातर अपेक्षाकृत साउथ से। तो यहाँ नदियां मान लीजिए यहाँ से निकलती है ऐसे, तो सीधी रेखा में जाती है, और एक बस जहां पे समतल आता है वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है ना। नेक्स्ट स्नेक का जो स्ट्रक्चर होता है चलने का, ये इस तरह का बनाती है नदियां, इसके बारे में और भी पढ़ाएंगे लेक्चर में। तो लेकिन साउथ की जो नदियां हैं, मान लीजिए यहां से कोई नदी निकल रही है, तो यहाँ पे तो चलिए माउंटेन वगैरह हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई नहीं जो हिमालय की है। तो यहाँ तो सीधी नदी सीधे आती है ना, और सीधे काफी स्पीड में आती है, तो तेजी में निकल जाती है, काफी एक तरह के सरल रेखा में निकल जाती है आगे जाके, है ना। लेकिन इनमें क्या होता है कि यहाँ छोटा माउंटेन है, या यहाँ पे हाइट, लैंड का जो हाइट है वो लैटिट्यूड थोड़ा ज्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ से ये नदी जा रही है, यहाँ से निकल गई, ये नदी जा रही है इधर से हो गई, कई इसके मुख अलग अलग माउथ बन गए, है ना। तो इस चक्कर, फिर यहाँ इसके भी अलग माउथ बन गया, फिर यहाँ भी माउथ बन गया। तो इस चक्कर इस कारण जो है साउथ की नदियां जो है ज्यादा मतलब वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, है ना। तो इसका उसमें दिया होगा, देखिए यहाँ वृक्षनुमा है ऑप्शन, ये आंसर सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है आपका दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं, ठीक है, याद रखिए, बाकी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आप जो चीज समझ में आया आप कमेंट करके बताएं, आपको समझाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, देखिए अब इसको किसी को कोई पढ़ेगा तो सोचेगा पॉलिटी का प्रश्न है, लेकिन जब यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो जैसे ही क्षेत्रफल की बात की जाएगी ये ज्योग्राफी प्रश्न बन गया, है ना। तो संघ राज्य कौन है सबसे बड़ा, मतलब यूनियन टेरिटरी कौन है भारत का जो सबसे बड़ा है,
है ना, यूनियन टेरिटरी कौन सी है जो सबसे बड़ा है? तो मैं आपको पूरा का पूरा याद कर लीजिए एक बार। अभी वर्तमान में 8 हैं। जब एग्जाम पूछे जा रहे थे उस समय तो, है ना, जब एग्जाम पूछे गए थे तो उस समय 9 था यूनियन टेरिटरी देश के अंदर। अभी आपने देखा होगा कि अभी 8 हो गई है संख्या यूनियन टेरिटरी के। तो संघ राज क्षेत्र में दिल्ली, अभी ऑप्शन में जो दिया हुआ है ना, ऑप्शन में जो है यहाँ तो दिल्ली इसमें दमन और दीव जो है, पुडुचेरी और दिल्ली, ये दिल्ली जो है अभी इसमें इस 4 के अंदर में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसका है। मैं नहीं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा क्षेत्रफल दिल्ली का ही, ऐसा नहीं है। ये जो ऑप्शन आपके प्रश्न में जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जो है दिल्ली का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। बाकी अभी देखिए क्या हुआ है कि दमन एंड दीव और नगर हवेली, है ना, दमन एंड दीव और नगर हवेली को एक साथ मिला दिया गया तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया है। तो बाकी यहाँ पे देखिए समस्त संघ राज्य क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है, सबसे ज्यादा इसी का है 8,249 वर्ग किलोमीटर। कहाँ है अंडमान निकोबार? बे ऑफ बंगाल की तरफ जाइएगा नीचे की तरफ तो आपको दिखेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यही तो है सेंटिनेंटल, अभी जो बात कर रहे थे तो द्वीप आइलैंड। तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार नंबर 1 पे आता है। वायु दाब सबसे कम होता है कहाँ पे, किस ऋतु में, किस सीजन में जो है वायु दाब सबसे कम होता है? इसमें शीत ऋतु है, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। देखिए प्रेशर पूछ रहा है आपसे और आपको जानकारी क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर, कहने वाला सीधे है कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आप ये जानते हैं तो ये प्रश्न लगा लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो लग जाएगा ये प्रश्न। कैसे? तो देखिए टेम्परेचर आप जानते होंगे, अगर फिजिक्स के भी स्टूडेंट होंगे या थोड़ा बहुत जानकारी होगी तो आप जानते होंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो टेम्परेचर उल्टा रिलेशन होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। कहने का मतलब टेम्परेचर जो है अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो मतलब प्रेशर बढ़ेगा। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या कहना है हमें इसमें आगे। अब देखिए शीत ऋतु में जो है टेम्परेचर कम रहता है हमारे यहाँ देश में, है ना, तो देश में क्या विश्व में कहीं भी जहाँ पे शीत ऋतु है ठंडा का मौसम है टेम्परेचर कितना क्या होता है, कम होता है। तो आप समझ लीजिए कि टेम्परेचर जब कम है तो प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर अधिक होगा, है ना। सबसे ज्यादा शीत ऋतु में ठंड होता है ना, मतलब सबसे कम टेम्परेचर होता है कब? शीत ऋतु में। तो इसलिए मतलब सबसे ज्यादा होगा प्रेशर शीत ऋतु में। ओके, बसंत ऋतु की बात ही रहे क्योंकि इसमें तो ना ठंडा ना गर्म रहता है तो कोई बात ही नहीं करना। शरद ऋतु, इसका भी वही है। ग्रीष्म ऋतु सबसे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु जो है, अब ग्रीष्म ऋतु है इसमें जो है टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या होगा? सबसे कम होगा, है ना। तो ये पूछ क्या रहा है, वायु दाब सबसे कम होता है किस ऋतु में होता है? तो अब सही सी बात है, बताएं आप कौन किस में होता है। देखिए धरातल पर वायुमंडलीय वायुदाब और तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है, ऊपर बताएंगे आपको। अतः स्पष्ट है कि गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होगा, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायुदाब में भी गिरावट होती है। वायुदाब का वितरण तापीय कारक के अतिरिक्त गतिज कारकों से भी प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हमने निकाल लिया, इसका आंसर ये है ठंडे के मौसम में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम, मतलब कह रहा है कि विश्व में ऐसे कौन सा देश जो है, मतलब कौन कौन से देश हैं जिनकी जो है इस जहाँ पे रेलवे की लंबाई सबसे ज्यादा है। अवरोही क्रम में करना है तो पहले ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये करना है। तो अभी वर्तमान डेटा के अनुसार आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यूएसए में जो है 25,000, ये डेटा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा इसे यहाँ पे डेटा आपको दे दिया गया है। बाकी नंबर 1 पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। तो 1 पे ये आता है, 2 पे कनाडा, 3 पे भारत आता है। भारत जो है 3 पे आता है ना। मतलब एशिया का जो है, एशिया में अगर देखा जाए, एशिया का जो कंटिनेंट है, जो एशिया कंटिनेंट है उसमें भारत नंबर 1 स्थान पे आता है रेलवे की लंबाई के मतलब आधार पे, वो नंबर 1 एशिया आता है। तो इनमें आंसर बता दीजिए कौन सा आ जाए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी। भारत 3 पे है, कनाडा 2 पे, अमेरिका 1 पे। हो गया सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए उसका डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग, मतलब सबसे ज्यादा बिजी रूट है, कौन सा है इसमें से, है ना? तो आप देख रहे होंगे स्वेज नहर कहाँ है, मैप में हमने देखा होगा, है ना? और फिर उत्तरी अटलांटिक, पनामा नहर, केप ऑफ गुड होप। तो सबसे ज्यादा जो है व्यापार पूरे विश्व में पूछ रहा है, अगर इन क्षेत्रों में पूछा जाता तो आपको स्वेज नहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे अभी इंपॉर्टेंट भी है स्वेज नहर। 2 साल के अंदर में देखा होगा आपने, करंट पढ़ा होगा। देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल करंट पूछा जाता है, लगभग 2 साल के अंदर करंट आ जाते हैं कई बार। तो अगर आप पेपर भी देख रहे हैं कभी कभी, तो आपको या न्यूज़ थोड़ा बहुत फ्लो कर रहे हैं, या जो पहले से पढ़ रहे हैं, बाकी जो ये अभी नए स्टूडेंट हैं वो 1 साल से पढ़ रहे हैं, तो 1 साल का ही करंट देखें वो काफ़ी है। लेकिन कई बार 2-4 प्रश्न पहले के भी पूछे जाते हैं, जैसे कि स्वेज नहर करंट में था लेकिन अभी नहीं रहा, 1.5-2 साल पहले रहा, तो प्रश्न हो सकता है यहाँ से बन जाए। क्यों न्यूज में था? क्योंकि कुछ कारणों की वजह से स्वेज नहर को वो ब्लॉक हो गया था, उसका रास्ता बंद था, तो बहुत सारा कई अरबों रुपए की नुकसान हो गया था व्यापार में। तो स्वेज नहर लगाते अगर इनमें लगाना होता तो। लेकिन उत्तरी अटलांटिक जो है ये सबसे व्यस्तम रूट है। अटलांटिक महासागर खारे पानी का एक पिंड है जो पृथ्वी की सतह के लगभग 5वें हिस्से को कवर करता है। पृथ्वी में जितना है, सबसे बड़ा कौन सा ओशियन है? पैसिफिक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सतह के लगभग 5वें हिस्से को कवर करता है, और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीपों को उत्तर और दक्षिण अमेरिका से पश्चिम में अलग करता है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग से यूरोप, उत्तरी अमेरिका, सारे देश यहाँ से व्यापार करते हैं। यूरोप की तरफ भी, उत्तरी अमेरिका की तरफ भी, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच व्यापारिक गतिविधियां काफी सक्रिय रहती है ना? तो आपको ये आंसर हो गया। उत्तरी अटलांटिक जो है ये सबसे व्यस्तम रूट है। अगर इसमें अगर ये रहता ना तो हम स्वेज नहर लगाते, अगर सिर्फ 3 ही पूछता तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए सूची दी हुई है 1 और सूची दी हुई है 2। अभी आपको विली क्या, हरिकेन, टाइफून, बागी, आपने अभी करंट वगैरह से जुड़े होंगे तो आपको मालूम होगा, कम से कम 1-2 तो जानते ही होंगे। बाकी बहुत लोगों को सब मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो नाम दिया गया है ना, नाम यहाँ पे दिया गया विली, हरिकेन, ये क्या है? साइक्लोन है। हिंदी में कहें तो चक्रवात, है ना? और चक्रवात या साइक्लोन क्या होता है? तो अभी देखिए वर्तमान में हरिकेन जो है न्यूज में रहा है, और जब न्यूज में रहा तभी जानते हो कहाँ की साइक्लोन है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका। एकदम ध्यान दीजिएगा, इसी से आंसर बन जाएगा। फिलहाल आपको पहले बता दूं कि साइक्लोन होता क्या है। देखिए ईयर, अभी जो क्या होता क्या है कि टेम्परेचर, अभी जो बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर में अंतर, उसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे एयर मास है, एयर है, एयर मॉलिक्यूल है। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, इन क्षेत्रों पे किसी भी क्या कारण, सनलाइट के कारण ही बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी के दिन में टेम्परेचर बढ़ गया यहाँ पे, है ना? तो टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ के एयर जो है ऊपर की तरफ मूव कर गया, है ना? ये ऊपर चला गया, एयर गर्म हुआ, ऊपर चला, मूव कर गया। ओके, और आप देखते भी होंगे कि गर्मियों के दिनों में ज्यादा हवाएं चलती है ना, खूब तेज आंधी तूफान, तो गर्मी के दिनों में तो चलता है, ठंडक के दिन में उतना तूफान कहाँ कभी आता है। तो ये एयर जो है गर्म होने पर ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो यहाँ पे जो वैकेंट बना ना, यहाँ पे जो खाली स्थान बना, तो बहुत तेजी में, बहुत जल्दी से चारों तरफ से एयर जो है इसको भरने के लिए आते हैं। अब ऐसा एक प्रैक्टिकल आपको दिखा सकता हूं, मतलब यहाँ तो नहीं दिखा सकता, मतलब आपको बता सकता हूं कि आप क्या करना है कि किसी भी बर्तन में वाटर रखना है ना, और बीच से अचानक से पानी निकाल देना बहुत सारा। देखे ना कि सारे चारों तरफ को जो वाटर है वो उस वैकेंट को भरने के लिए बहुत तेजी से एक तरफ आते हैं। फिर उस पर एक तरह से एक ऐसा इस तरह का आपको, मतलब इस तरह से सर्कल आपको दिखेगा, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वाटर में घूमते हुए। इसमें पूरे कुछ भी, उसमें कुछ पेपर वगैरह भी डालेंगे, टुकड़े अगर डालेंगे तो उसको ऐसे ऐसे घूम सीधे नहीं जाएगा अंदर, घूमते घूमते अंदर की तरफ जाता है ना। तो उस तरह का चक्रवात होता है ना, उस तरह की इमेजिन कर चक्रवात। इसके अलावा और भी कई बारिश के दिनों में आपने देखा होगा, या कई बार नदियों में भी आपने देखा होगा, गाँव से बिलोंग करते या नदी किनारे अगर रहते होंगे तो आपको दिखता होगा कि कई बार क्या होता है कि जब नदी के पानी या बारिश के दिनों में पानी जब लग जाते हैं कहीं पे शहरों में या गाँव में, तो नीचे से कहीं पानी अगर अचानक से कहीं चला गया बीच से पानी, तो
चारों तरफ से पानी उसको भरने के लिए एक साथ आते हैं, वैकेंट जो वैकेंट स्पेस वहाँ बचता है उसको भरने के लिए आते हैं, तो उसमें एक इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है आपको, है ना। तो इस तरह से एयर के लिए भी होता है, जैसे कि यहाँ पे एयर गर्म होकर ऊपर जाता है तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है और इसको भरने के लिए चारों तरफ से एयर आते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, आपको इसको अच्छे से बताता हूं। अब यहाँ पे मान लीजिए एयर है, केस पहला ये फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पे एयर है, ये गर्म हो गया है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये गर्म हो गया, गर्म हुआ। दूसरे केस में क्या हुआ कि एयर ऊपर की तरफ चला गया, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, वैकेंट हो गया, वैकेंट खाली स्थान हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बहुत जल्दी जल्दी होता है। फिर ये वैकेंट हो गया तो देखिए यहाँ से भी एयर जो है इधर आएगा ऐसे, है ना, इसको भरने के लिए एयर एक तरफ से मूव करना। तो जब ऐसे करेंगे मूव, देखिए तो यही ऐसे एयर आएगा, एक एयर यहाँ से आ रहा है ऐसे, यहाँ से भी एयर आ रहा है ऐसे, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे। अब एयर है सीधी रेखा में तो गमन करेगा नहीं ना, तो ऐसे करके चक्रवात बन जाता है। देखिए चक्रवात जैसे दिख रहा है ना, तो यही है साइक्लोन, है ना, ये साइक्लोन होता है। और बाकी इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको अगर फिर भी लगता है कि कम समझाया जा रहा है तो आपको सिर्फ प्रश्न कराए जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो नए बच्चे हैं उनको भी दिक्कत कम हो। फिर भी आपको अगर दिक्कत लग रहा है कि हमें समझना और समझने की आवश्यकता है तो आप वीडियो को बार बार देखें। उसके बाद भी दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करें, हमारा ज्योग्राफी क्लास ज्वाइन करें, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चक्रवात हो गया। अब देखिए इसको कहते हैं साइक्लोन, है ना, साइक्लोन कहिए चक्रवात कहिए की बात है, इंग्लिश में साइक्लोन, हिंदी में चक्रवात। मुख्यतः जो है दो प्रकार के साइक्लोन होता है ना। कितने प्रकार के होते हैं साइक्लोन, ये मुख्यतः जो है दो प्रकार का साइक्लोन होता है। पहला होता है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। हिंदी में क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो और दूसरी चीज कि नॉर्थ में अब साइक्लोन का कुछ डायरेक्शन भी होता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ में जो है एंटी क्लॉक, साउथ में क्लॉकवाइज। हमेशा ध्यान रखिएगा, साउथ और नॉर्थ क्या मतलब, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉक और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। आपको जो भी क्लास में सारे डिटेल में बताया जाएगा, बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत एक आधार बता रहा हूँ, उसको समझिए आप। तो मुख्यतः होता है। बाकी तो अगर कई बार लोग कहते हैं, जैसे कि आप पढ़ें कई अलग अलग बुकों में आप देखेंगे पोलर मतलब ध्रुवीय चक्रवात भी होता है, पोलर साइक्लोन होता है ना, तो उसको प्रति चक्रवात एक होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हम आते हैं वापस अपने प्रश्न की तरफ। देखिए एक हो गया, और वर्तमान में जो आपको करेंट में जो साइक्लोन वगैरह आता है आ रहा, उसके बारे में पढ़ाई करें। इसके अलावा जो साइक्लोन अगर न्यूज में नहीं है उसको ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि करेंट से ज्यादा, जैसे कोई हरिकेन जो है, हरिकेन साइक्लोन अभी करेंट में रहा है, तो ये तो काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रश्न तो यहाँ से बनना ही बनना है। तो इसके अगल बगल और भी भारत के अगल बगल जो साइक्लोन, जब भी बंगाल में साइक्लोन आते हैं तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और साइक्लोन जो है, साइक्लोन भारत में कहा जाता है चक्रवात, अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम है। हरिकेन भी क्या है, साइक्लोन है ना, लेकिन नाम अलग दिया गया यूएसए में, तो अलग देशों में अलग नाम दिया गया। तो इसको यहाँ पर फाइंड आउट करें किस देश में साइक्लोन को क्या क्या नाम दिया गया। तो विली विली जो नाम दिया गया साइक्लोन का, ये भी साइक्लोन है, सब साइक्लोन है, लेकिन इसको विली विली कहते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। हरिकेन बताइए आपको, यूएसए में कहते हैं। टाइफून जो है चीन में है, चीन में कहा जाता है। और बागियो कहते हैं फिलीपींस में कहते हैं। तो ये हमारा सॉल्व हो गया बस। देख लीजिए हरिकेन जो यूएसए, तो बी में देखिए दोनों, एक है बी 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 में, एक तो यहाँ पे हो गया दोनों में। अच्छा, बागियो जो है फिलीपींस में है, तो डी में 3 होना चाहिए, डी में 3, तो डी में 3 ये भी इसमें। अच्छा चलो विली विली देख लेते हैं। विली विली जो है
विली विली ऑस्ट्रेलिया की है और बाकी चाइना की है। तो विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया, तो विली विली ऑस्ट्रेलिया ये गया 2 पे, मतलब ये जो है ये आपका आंसर हो गया, है ना। ठीक है, आंसर बी। नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? मतलब किस देश में सबसे ज्यादा यूरेनियम अयस्क निक्षेप है? अब यूरेनियम अगर नाम आ रहा तब जानती हैं कि सीधे ध्यान में जाएगा आपको। यूरेनियम से क्या बनते हैं? न्यूक्लियर वेपन वगैरह के लिए या लॉन्चिंग के लिए सारा। और आजकल तो अब रिसर्च अलग चल रहा है कि इसका अलग से साफ सुथरा ऊर्जा ही बनाया जाता है, करंट बिजली के उत्पादन की जाती है यूरेनियम के माध्यम से। तो यूरेनियम अयस्क निक्षेप किस देश में जो है मतलब ज्यादा है, उसका यूरेनियम अयस्क निक्षेप ज्यादा है किस देश में, मतलब महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, कौन सा देश ऐसा है? तो इसमें देखिए, एक है कनाडा, चीन, पाकिस्तान। आपको इसमें जो है 2018 में, भी तो पहले का डेटा हम नहीं बता रहे क्योंकि पहले का डेटा कोई फायदा नहीं छोड़ने का। 2018 में वैश्विक उत्पादन का 13% के साथ कनाडा यूरेनियम का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें बताया गया है कनाडा में सबसे ज्यादा है। कनाडा में उच्च श्रेणी के यूरेनियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, जिसमें 20% तक यूरेनियम के ग्रेड है, जो विश्व औसत से 100 गुना अधिक है। तो इसका आंसर कनाडा हो गया। कनाडा में जो है सबसे ज्यादा यूरेनियम निक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जापान लगभग नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जापान आत्मनिर्भर है, ये लगभग नहीं है, मिसप्रिंट हो गया। जापान आत्मनिर्भर है बक्साइट में, लौह में, तांबा में। जापान में सबसे ज्यादा मतलब किस आधार पे आत्मनिर्भर है जापान? ये प्रश्न था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो सबसे ज्यादा जो है जापान में तांबा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में होगा? यहाँ पे तांबा के क्षेत्र में जो है जापान आत्मनिर्भर है। इसके बारे में और भी देखते हैं। तांबा उत्पादन के मामले में जापान आत्मनिर्भर है। अच्छा, तांबा उत्पादन के मामले में जापान जो है आत्मनिर्भर है। बेसिक कॉपर माइंस, भारत जो है तांबा वगैरह क्या करता है, बहुत सारा बाहरी देशों से मंगाता है भारत में, क्योंकि हमारी हम भी उत्पादन करते हैं पर उतना नहीं करते हैं। उसके बारे में नीचे डेटा को मिलेगा। तांबा उत्पादन के मामले में जापान आत्मनिर्भर है। कॉपर माइंस शिकोकू के इस प्रमुख शहर के, इस शहर का नाम है शिकोकू, तो इस प्रमुख शहर के दक्षिण में आकिसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भारत में देखिए क्या स्थिति है। भारत में तांबे का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना, उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। भारत तांबे का शुद्ध आयातक है। हम मंगाते हैं तांबा सबसे ज्यादा, क्योंकि उत्पादन जो होता है हमारे यहाँ, हम उस स्थिति में 30वें नंबर पे आते हैं। देख लीजिए कितना, मतलब बहुत हमारे आगे 29 देश हैं ऐसे जो स्थिति हमसे बेहतर है तांबा उत्पादन में। तो तांबा उत्पादन में भारत की स्थिति कितनी है? 30वें। आपको 2 चीजों पर ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे और कहाँ पे भारत की स्थिति क्या है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे जो है घास के मैदान जो है, प्रीवियस पेपर जो सॉल्व करा रहे थे उसमें बताए गए थे शीतोष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, है ना, ये सब। अब ये दोबारा से बता देता हूँ कि देखिए, ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है, यहाँ पे ये हमारा इक्वेटर है ना, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 इन क्षेत्रों को तो आप क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय, है ना, ट्रॉपिकल। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? 60.5, ये 60.5। अब इन क्षेत्रों क्या कहते हैं? शीतोष्ण, है ना, इसको भी शीतोष्ण, इसको भी शीतोष्ण कहते हैं। तो क्या कह रहा है? शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान, ये इन क्षेत्रों में जो घास का मैदान होगा ना, इसको शीतोष्ण कहा जाता है। शीतोष्ण देखिए, आप जब वनस्पति वगैरह पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी के अंदर, तो उसमें देखेंगे जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है,
ठीक। और जब बारिश ज़्यादा होता है, लगातार बारिश होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक का ज़्यादा बारिश होता है ना, तो यहाँ पे जब बारिश ज़्यादा होता है तो पेड़ पौधे वनस्पति भी ज़्यादा होंगे, है ना, और ज़्यादा क्या होंगे, और एक तरह से उनमें कंपटीशन लगा रहता है पेड़ों के बीच, और बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, और एक तरह ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कंडेंस होता है काफ़ी, उसके अंदर कई तरह के जहरीले जीव जंतु भी मिलते हैं। और ये खूबी आप पढ़ेंगे जब वनस्पतियाँ पढ़ेंगे तो पेड़ जो होते हैं काफ़ी मतलब एक तरह हार्डनेस ज़्यादा होता है उस पेड़ के लकड़ियों में, पत्ते बड़े बड़े होते हैं। अब क्यों पत्ते बड़े होते हैं? क्योंकि उनको वाटर को वेपराइज करना होता है ना। तो ये सारी बातें उसमें जब हम लोग अब ज्योग्राफी क्लास आप ज्वाइन करेंगे उसमें पढ़ेंगे, आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझाया जाएगा। तो इसमें जो है शीतोष्ण घास के पूछ रहा है। अब शीतोष्ण घास के मैदान में जो होता है ना, इसमें घास जो छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं और ज़्यादा ये मुलायम भी होते हैं काफ़ी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से जो है कि यूरेशिया में कौन, एशिया और यूरोप और एशिया। देखिए एक तरफ एशिया कंटिनेंट है और यूरेशिया कंटिनेंट है, जब दोनों को मिला देते हैं तो यूरेशिया हो जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो घास का मैदान है जो इसमें पाया जाता है। इसके पहले आप देख लीजिए, स्टेपी घास के मैदान की एक बेल्ट है जो पश्चिम में हंगरी से यूक्रेन और मध्य एशिया से पूर्व में मंजूरिया तक लगभग 5000 मील, लगभग 8000 किलोमीटर तक फैली हुई है। स्टेपीज व्यवहारिक रूप से वृक्ष रहित होते हैं और घास बहुत छोटी होती है, बताया अभी आपको, और लंबी पेड़ी घास लंबी, ताजी और पौष्टिक होती है। ये रूसी, यूक्रेन और एशियाई के कुछ क्षेत्रों जैसे में पाए जाते हैं। अब जहाँ पे इस तरह का मुलायम घास है ना, तो यहाँ पे जीव जानवरों का पालन पोषण भी ज़्यादा होता है, मवेशियों का, है ना, तो उसका भी एक व्यापारिक गतिविधियों के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टेपी जो है, ये आपका आंसर हो गया। स्टेपी जो है शीतोष्ण घास के मैदान ऐसे हैं जो यूरेशिया के अंतर्गत में आता है। तो ये तो लगभग इतने प्रश्न थे 2014 के अंदर पूछे गए ज्योग्राफी के, इन्वायरमेंट के। इसके अलावा नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे आपको 2015 के साथ। 2015 में जो प्रश्न पूछे गए ज्योग्राफी के, उसमें देखा जाएगा कौन कौन से प्रश्न है, और अच्छे से कोशिश की जाएगी और अच्छे से सॉल्व एक्सप्लेन करने की, आपको समझ में आए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी, जो पढ़े से पढ़े हुए उनके लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।